हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए जीएस टेस्ट सीरीज और ये 5वें नंबर की टेस्ट है आज। इसके पहले हमने 4 टेस्ट सॉल्व कर लिया है और चारों की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप पीडीएफ प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 22 दिसंबर आपका एग्ज़ाम डिसाइड है और अभी भी आयोग की तरफ से हटाने का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। अंदर के लोग खबर दे रहे हैं और इस खबर से फ़ायदा तो किसी का नहीं हो रहा है, नुकसान भले हो जा रहा है। देखिए, आप लोग 22 दिसंबर को मान के आराम से तैयारी करिए। फालतू की चीज़ें लोग इतनी ज़्यादा वीडियो बना दे रहे हैं पेपर के ऊपर, पीसीएस के ऊपर कि कब टल रहा है कब नहीं टल रहा है, आरओ के ऊपर। अगर टल भी रहा है तो फिर इंसान पढ़ेगा नहीं तो फिर क्या करेगा, और अगर नहीं टल रहा है और आप लोग ऐसे ही भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि नहीं पढ़िए मत, ये मत करिए वो मत करिए, ये डेट है वो डेट है, तो बच्चे फालतू में अगर मान लीजिए एग्ज़ाम हो जाएगा तब क्या करेंगे। जब आयोग की तरफ से कुछ आएगा, आयोग आपको जब सूचित करना चाहेगा 10 दिन 15 दिन के पहले कर देगा वो आपको। ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम होना होगा तो वो एग्ज़ाम ले लेगा और आपको सूचित नहीं करेगा। आप पीसीएस में ही देख लीजिए, 27 अक्टूबर का डेट था, हफ्ते भर पहले आपको इन्फॉर्म किया गया आयोग के द्वारा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि आपको एग्ज़ाम अब जो है 27 को नहीं होगा। तो आप लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत होइए और बहुत ज़्यादा वीडियो और लोगों के गाइडेंस में मत आइए, क्योंकि वो लोग ना आपको चैन से रहने दे रहे हैं ना पढ़ने दे रहे हैं। उनका उद्देश्य कुछ नहीं, बस व्यूज लेना है और अपना धंधा चलाना है। और अंदर के लोग जो भी खबर दे रहे हैं उसको आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रिपोर्टर तो बनना नहीं है। आराम से कोई भी दुविधा ना रखते हुए मन में पढ़ाई करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम के पहले वाला टाइम होता है ना, बहुत गोल्डन टाइम होता है और चीज़ें अच्छे से तैयार होती हैं। लोग कंसंट्रेट, उसमें हाईली कंसंट्रेट रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो इस गोल्डन टाइम को आप वेस्ट मत करिए इसके चक्कर में कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। एग्ज़ाम जब भी होगा तो आपकी तैयारी होगी तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करिए, फालतू की चीज़ों में मत पड़िए। जब आयोग को लगेगा कि आपको सूचित करना चाहिए तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे देगा। अभी भी आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हो गया तब आप क्या करेंगे। एग्ज़ाम टलेगा तो चलिए टलेगा ही, लेकिन अगर एग्ज़ाम हो गया तो आप क्या करेंगे ये सोच के पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई पे फोकस करिए, अच्छे से तैयारी करिए और साथ ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए। तो चलिए, ये कुछ बातें थी जिसको आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि ये सब अंदर की खबर आने से स्टूडेंट या कंपटीटर की कभी कोई मतलब इनका कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आयोग का नोटिफिकेशन आएगा आप लोग उसका इंतज़ार करिए और वही मान्य होगा। अंदर के लोग कुछ भी कहेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। यहाँ पे प्रश्न है, कौन से देश 12 फरवरी को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है? बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस, नेपाल और मॉरिशस या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा श्रीलंका और मॉरिशस। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो डिजिटल वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों को रेखांकित करते हुए श्रीलंका और मॉरिशस 12 फरवरी को भारत की यूपीआई और रुपे सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस पहल का उद्देश्य सीमा पार वित्तीय कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए इन देशों में भारतीय नागरिकों और भारत आने वाले मॉरिशस नागरिकों के लिए निर्बाध डिजिटल लेन देन की सुविधा प्रदान करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की सूची में आरक्षण और संशोधन के संबंध में संसद द्वारा पारित 3 महत्वपूर्ण विधेयक किस केंद्र शासित प्रदेश को संबोधित करते हैं? लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर या फिर पुदुचेरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो संसद ने विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के लिए अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की सूची में आरक्षण और संशोधन से संबंधित 3 विधेयक पारित किए। इन विधेयकों का उद्देश्य आरक्षण की कमियों को दूर करना और केंद्र शासित प्रदेश में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की पहचान और समावेशन सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
लॉन्च किए गए स्वाति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को सशक्त बनाना, पर्यावरणीय स्थिति को बढ़ावा देना, शिक्षा में वैश्विक सहयोग बढ़ाएं, उद्यमिता पहलों का समर्थन करें। तो स्वाति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो स्वाति पोर्टल का जो उद्देश्य है यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो स्वाति पोर्टल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल का उद्देश्य भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना है। 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यह पहल लैंगिक असमानता को संबोधित करने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, जिसको स्टेम भी बोलते हैं, में समावेशिता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई थी? पुणे, नोएडा, बेंगलोर या फिर चेन्नई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका नोएडा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा ने जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग में सराहनीय प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय से जल योद्धा की उपाधि प्राप्त की। यह मान्यता जल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में नोएडा के सक्रिय प्रयासों को रेखांकित करती है, विशेष रूप से कुशल अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग की पहल ही माध्यम से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण शहर में किया गया। कहाँ पे किया गया? ऑप्शन देखते हैं। नई दिल्ली, कारगिल, नीलगिरी, देहरादून। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के टोन ब्रिज स्कूल में किया। इस आयोजन का उद्देश्य जनरल रावत के योगदान का सम्मान करना और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि BHS घोषित किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा को। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जो है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए कोरापुट जिले के यानी कि गुप्तेश्वर वन जो है यह कोरापुट जिले में स्थित है। कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यह जंगल मंदसरू, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन की श्रेणी में शामिल हो गया है, जो अपनी अनूठी जैव विविधता की रक्षा के लिए उड़ीसा के प्रयासों को उजागर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 का सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में अब 4 जो है जैव विविधता विरासत स्थल हो गए हैं। पहला है मंदसरू, दूसरा है महेंद्रगिरी, तीसरा है गंधमर्दन और अब चौथा हो गया है गुप्तेश्वर वन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, भारत, जकार्ता, इंडोनेशिया, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो, श्रीलंका। जो है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह किया गया पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। इंडिया फाउंडेशन द्वारा विदेश मंत्रालय और विदेश मामले एवं व्यापार विभाग के सहयोग में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर विषय के तहत हिंद महासागर क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने अपने तट पर रहस्यमय तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? जमैका, बहामा, त्रिनिदाद और टोबैगो, बारबाडोस। किसने किया है ये? तो ये किया गया है त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो त्रिनिदाद और टोबैगो ने अपने तट पर बड़े पैमाने पर तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, जिससे 15 किलोमीटर का समुद्र तट प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री कीथ रोवेल ने रिसाव को रोकने के लिए उपायों की घोषणा की। हालांकि पलटे हुए जहाज की उत्पत्ति के कारण अज्ञात थे, यानी कि जहाज किस कारण पलटा ये नहीं पता चल पाया। तो यहाँ पे तेल रिसाव के कारण आपातकाल लगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9,
किस संगठन ने भारत की बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कृषि वानिकी विकास के लिए ग्रो पहल का अनावरण किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी है भारतीय वन सर्वेक्षण। किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ग्रो पहल का अनावरण किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत की बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि वानिकी विकास के लिए ग्रो पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य कम उपयोग वाली बंजर भूमि का विश्लेषण और उसे उत्पादक कृषि वानिकी क्षेत्रों में बदलने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार उन्नत आपदा प्रबंधन के लिए किस संस्था के साथ सहयोग करने की योजना बना रही है? ऑप्शन देखते हैं। IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT रुड़की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा IIT रुड़की के साथ, जो कि IIT रुड़की जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन प्रयासों को बढ़ाने के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर करने का इरादा रखती है। इस सहयोग का उद्देश्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके और आपदा के मूल कारणों पर शोध करके हताहतों की संख्या को कम करना और आपदा तैयारियों में सुधार करना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के दूतावास के मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग किया है? नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर नॉर्वे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG शीर्षक वाली रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा नीदरलैंड साम्राज्य के दूतावास के सहयोग से जारी की गई थी। यह ईंधन स्रोत के रूप में LNG की क्षमता का पता लगाता है और वाणिज्यिक वाहनों में इसके उपयोग के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्म AANI MU का माध्यम से भारत के UPI से जोड़ा गया था? ऑप्शन देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है UK, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक राजनयिक कार्यक्रम के दौरान UAE समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया, जो उनके तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्मों UPI और AANI को जोड़ते हैं। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना, निर्बाध सीमा पर लेन देन की सुविधा प्रदान करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है? मिस्र, टर्की, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सऊदी अरब अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जो मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन होगी। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को राज्य के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को उजागर करते हुए एक अनूठी यात्रा का पेशकश करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव बांड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भारतीय संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 17। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को मनमाना और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें सूचना का अधिकार शामिल है, जिसमें राजनीतिक धन के स्रोत को जानने का अधिकार भी शामिल है, जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने अहलान मोदी प्रवासी कार्यक्रम के दौरान कहाँ पर CBSE कार्यालय खोलने की घोषणा की है? आबू धाबी, शारजाह, दुबई या फिर रास अल खैमा। कहाँ पे ये घोषणा की गई है? तो ये किया गया है दुबई में खोलने का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने आबू धाबी में आयोजित अहलान मोदी प्रवासी कार्यक्रम के दौरान दुबई में एक नए CBSE कार्यालय की स्थापना की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच शैक्षिक संबंधों को मजबूत करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रधानमंत्री किस राज्य में वीर लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है असम या फिर ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा असम। असम ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री असम के जोरहाट में वीर लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह कार्यक्रम अहोम साम्राज्य सेना के कमांडर इन चीफ वीर लाचित का सम्मान करता है और क्षेत्र में सांस्कृतिक और ढांचागत विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतीक है। सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो रुचिरा कंबोज द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की। यह वैश्विक सामाजिक चुनौतियों से निपटने में भारत के नेतृत्व और सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के उद्देश्यों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। तो येन के मूल्यह्रास और जापान की मंदी जैसे कारकों के कारण जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकल गया है। डॉलर के मुकाबले येन के महत्वपूर्ण अवमूल्यन के साथ साथ चौथी तिमाही में जापान के आर्थिक संकुचन ने इस बदलाव में योगदान दिया। जर्मनी की स्थिरता और आर्थिक विकास ने वैश्विक रैंकिंग में उसकी स्थिरता को और मजबूत किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस ऐतिहासिक स्थल ने इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया के 8वें अजूबे का खिताब हासिल किया है? पार्थेनोन, पेट्रा, अंकोर वाट, चिचिन इत्जा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अंकोर वाट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट को इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 8वें आश्चर्य के रूप में नामित किया गया है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विश्व स्तर पर सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है जो वास्तुशिल्प, प्रतिभा और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा संगठन हाथियों की सुरक्षा के लिए AI आधारित समाधान गजराज प्रणाली लागू कर रहा है? ऑप्शन देखते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय रेल, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट या फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के द्वारा ये किया जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रेल के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। गजराज प्रणाली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान है जिसे रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जो वन्यजीव संरक्षण में एक अग्रणी कदम का प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित अनुमोदित भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या फिर सहारनपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारनपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरसंचार और प्रौद्योगिकी नवाचार में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए सहारनपुर में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 दोनों देशों की सेनाओं और वायुसेना के सैनिकों को एक साथ लाते हुए कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन देखते हैं। नई दिल्ली, कोलंबो, पुणे, चेन्नई। कहाँ पे संपन्न हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो मित्र शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसमें भारतीय और श्रीलंकाई सेना और वायुसेना से सैनिक शामिल थे, पुणे के दक्षिणी कमान विदेशी प्रशिक्षण नोड में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1976 के बाद पहली बार किस देश ने डेविस कप जीता? इटली, ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया या फिर स्पेन। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा इटली ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर और 1976 के बाद पहली बार डेविस कप जीतकर अपनी टेनिस क्षमता को पूरा किया। फाइनल स्पेनिश शहर मलागा में आयोजित किया गया था, जहां मैटियो अर्नाल्डी की एलेक्सी पोपोरिट पर जीत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भावी पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से अपने अभूतपूर्व कानून को छोड़ने का निर्णय लिया है? ऑप्शन देखते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूनाइटेड किंगडम। किसने ये निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है आपके न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में चुनी गई न्यूजीलैंड की सरकार ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाए गए विशेष अग्रणी 2022 कानून को छोड़ने का फैसला किया है। कर कटौती के वित्त पोषण के उद्देश्य से लिया गया यह निर्णय विशेष रूप से माओरी समुदाय के भीतर संभावित परिणामों के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच चिंता पैदा करता है, जिससे हजारों लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला एवं तीसरा गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी सभ्यता ईंटों के बने शहरी घरों के कारण उल्लेखनीय थी। सिंधु सभ्यता के दौरान लोगों के घर बहुमंजिला होते थे। शहर के अपवाह तंत्र काफ़ी उन्नत प्रकार के होते थे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति में विधम्म पिटक का संकलन कर कथावत्थु को जोड़ा गया। दूसरा कथन है, बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बंट गया था तथा विभाषा शास्त्र का संकलन किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म की दूसरी संगीत में बौद्ध संघ अस्थाविर एवं महासांघिक में बटा था तथा तीसरी संगीत में अभिधम्म पिटक को संकलन कर कथावत्थु को जोड़ा गया। तो चतुर्थ संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया तथा विभाषा शास्त्र का संकलन किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ऊपर जो दोनों कथन दिए हुए हैं दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़ के रूप में अंकित है? मौर्य, पाटलिपुत्र, पांड्य, मदुरई, पल्लव, बेल्लौर, काकतीय, वारंगल। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो पल्लव बेल्लौर दिया हुआ है गलत है, क्योंकि पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, जो कि पलार नदी के किनारे स्थित है। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर, कामाक्षी अम्मान मंदिर, बदराज मंदिर तथा एकाम्बर नाथ जैसे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम रेशमी साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं, क्योंकि पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, बेल्लौर नहीं थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा कथन है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। अब यहाँ पे कौन सा कथन इसका सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि आंध्र में शासन करने वालों इक्ष्वाकु वंश के अभिलेखों से पता चलता है कि उनके काल में बौद्ध विहार तथा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। अर्थात इक्ष्वाकु राजा बौद्ध धर्म के समर्थक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, परिवारजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। दूसरा है, श्रमण, उच्च पद पर प्राप्त पुजारी। और तीसरा है, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला एवं तीसरा जो है यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है, दूसरा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला एवं तीसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। श्रमण परंपरा भारत में प्राचीन काल से जैन, बौद्ध तथा कुछ अन्य पंथों में पाई जाती है। जैन भिक्षु या जैन साधु को श्रमण कहते हैं, जो पूर्णतः हिंसादि का प्रत्याख्यान करता और सर्वविरत कहलाता है। श्रमण को 5 महाव्रतों यानी कि सर्वा प्रमाणपातम, सर्व मृषावादम, सर्व आदतदानम, सर्व मैथुन और सर्व परिग्रह के तन, मन तथा कर्म से पालन करना पड़ता है। यह कोई पद पुजारी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है?
लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो ये जो है सिंध का विलीनीकरण किया था और दास प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलीनीकरण किया था और व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था। और लॉर्ड बेलेजली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और सहायक संधि प्रणाली लागू की थी। और जॉन शोर के द्वारा खुर्दा का युद्ध हुआ था, चार्टर एक्ट 1793 पास किया गया था। तो ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो दिया हुआ है पहले से सही सुमेलित है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। कथन है सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पे कथन तो गलत है लेकिन कारण यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के पश्चात भी नरम दलियों की भूमिका समाप्त नहीं हुई। यद्यपि बंगाल विभाजन ने गर्म दलियों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों दल अलग अलग हो गए, परंतु 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक हो गए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ईश्वर वर्मन जौनपुर परस्तर अभिलेख, सर्ववर्मन गया ताम्र पत्र, जीवित गुप्त सेकंड देव ब्रडाक अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। तो यहाँ पे कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे दिया हुआ है सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। मौखरी राजा सर्ववर्मन का शिलालेख भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के उत्तर में असीरगढ़ के किले में पाया गया। यह संस्कृत में है, जिसके ऊपरी हिस्से में कई प्रतीक, एक बैल, एक छाता और दो आदमी कुल्हाड़ी और एक छाया और एक छड़ी लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र नहीं है, ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ के किले में पाया गया था। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं और ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तीसरा है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल यहाँ पे तीसरा कथन सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि पहला एवं दूसरा कथन क्यों नहीं सही है। तो टीपू सुल्तान जो थे या चतुर्थ आंग्ल मैसूर में इनकी डेथ हुई थी, ये भी गलत हो जाएगा। और पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, ना कि इब्राहिम लोदी को। तो यहाँ पे पहला दूसरा कथन गलत है, सिर्फ यहाँ पे तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठनों के द्वारा नेहरू रिपोर्ट 1928 का विरोध किया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के द्वारा नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। साइमन कमीशन के विरुद्ध नेहरू रिपोर्ट को लाया गया। इसे अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया। दुर्भाग्यवश कलकत्ता में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख लीग जैसे सांप्रदायिक संगठनों के नेताओं ने इसका विरोध किया। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी के प्रसार और विदेशी माल के बहिष्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तत्कालिक कारक था? कौन सा यहाँ पे सर्वाधिक तत्कालिक कारण था? तो कर्जन का बंगाल विभाजन यहाँ पे सर्वाधिक तात्कालिक कारण था, जिसके कारण से स्वदेशी का आह्वान किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा है उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने इस बात को उजागर किया कि ब्रिटिश द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला
थीं। दूसरा है CR दास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। तीसरा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। और चौथा कथन है अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है यहाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, गलत है, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला देखा जाए तो एनी बेसेंट जी थी और सरोजिनी नायडू जी दूसरी थी महिला के रूप में और भारतीय के रूप में पहली थी। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा। और तीसरे में जो दिया हुआ है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये गलत है। जॉर्ज यूले थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे दूसरा एवं चौथा बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है, पावना तो बंगाल से संबंधित है, एका आंदोलन जो है यह अवध से संबंधित है और बिरसा मुंडा विद्रोह यह बिहार से संबंधित है। तो इसका जो सही कूट होगा 1 3 4 2 हो जाएगा। 1 3 4 2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है असम प्रांत वर्ष 1911 में सृजित किया गया था। दूसरा कथन है वर्ष 1874 में असम के अंतर्गत के 11 जिले बंगाल की लेफ्टिनेंट गवर्नरी में से पृथक कर दिए गए और एक चीफ कमिश्नर के अधीन स्वतंत्र प्रशासन के रूप में स्थापित किए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें से जो है ऑप्शन सी सही है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अभिनव भारत समाज तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बी डी सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति तो अनुशीलन समिति हो जाएगा अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष। और गदर पार्टी तो गदर पार्टी लाला हरदयाल। कब शुरू किया गया? 1913 में। स्वराज पार्टी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे स्वराज पार्टी का हो जाएगा CR दास। तो इसका जो सही कूट होगा 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये जो 2 लोक सेवक थे ये थे आपके BN राव तथा SN मुखर्जी जी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं, पॉइंट है चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के हिस्सों में लागू किया गया। दूसरा है चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया। तीसरा है चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते थे। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन करना है। कौन कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अस्थायी बंदोबस्त तथा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पदुचेरी जो है पांडिचेरी में कौन थे? तो पांडिचेरी में फ्रेंच हो जाएंगे, गोवा में पुर्तगालीज हो जाएंगे, ट्रावनकोर में जो है डेनिश हो जाएंगे डेन, और सद्रास में तो डच हो जाएंगे। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास, मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास, दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह मंजी। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का इन्होंने संकलन किया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को 1604 ईस्वी में पूरा किया। इसमें 5 सिख गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों तथा संत कबीर, नामदेव आदि के उपदेशों को संकलित किया गया है। मीरी और पीरी गुरु हरगोविंद मंजी, अमरदास तथा दल खालसा गुरु गोविंद सिंह से संबद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है 18वीं शताब्दी के केरल में त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? यहाँ है पहला है 1729 से 1758 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर
के शासक थे। दूसरा है त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डच लोगों को हराया। तीसरा है त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों के काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे इनको काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को घाघरा का युद्ध हुआ था, 1527। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 5 मई 1529। चौसा का युद्ध हुआ 26 जून 1539। और साबूगढ़ का युद्ध हुआ है 29 मई 1658 में, तो 1658। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा खानवा का युद्ध, फिर हो जाएगा आपका सबसे पहले आपका होगा घाघरा का युद्ध आएगा, यानी कि सबसे पहले 1 हो जाएगा। फिर आपका होगा 2, यानी कि खानवा का युद्ध, और फिर हो जाएगा आपका चौसा का युद्ध, यानी कि ये सीक्वेंस सही दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। किसी भी ऑप्शन में 1 2 3 4 नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो सही कूट होगा 1 2 3 4 हो जाएगा सीक्वेंस में, तो ये इसका सही कूट होगा। यानी कि सब जो ये युद्ध दिए हुए हैं सीक्वेंस से दिए हुए हैं, ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 1 2 3 4 कूट दिया हो। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि घाघरा का युद्ध जो है या 1527 में, खानवा का युद्ध जो हो जाएगा या 1529 में, और चौसा का जो युद्ध हो जाएगा या 1539 में, और सामूगढ़ का युद्ध हो जाएगा 1658 में। तो ये सीक्वेंस सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1 2 3 4 इसका सही कूट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं होगा। और 1 2 3 4 इसका सही कूट है, ये आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, ऑप्शन देखते हैं, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा है इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। और तीसरा पॉइंट है इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा कथन सिर्फ यहाँ पे सही है, पहला एवं दूसरा सही नहीं है। तो बाबर के आने से इस क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हुआ, यानी भारतीय क्षेत्र में तैमूर राजवंश स्थापित हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1367 में बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्ध में किया गया था। स्थापत्य कला में गुंबद का प्रयोग बाबर के भारत में आने से पूर्व दिल्ली सल्तनत में ही प्रारंभ हो गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सल्तनत काल में लोहा, हथियार, अनाज, सूती वस्त्र, शक्कर, नील, मसाले इत्यादि आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं। दूसरा है उस काल में लाहौर और सुनार गांव अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ना तो 1 और ना ही 2। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो वस्तुओं का भारत से निर्यात, यहाँ पे जो आयात है ये गलत है। इन वस्तुओं का भारत से निर्यात किया जाता था, और जो है घोड़े, अस्त्र शस्त्र, दास, बेवे, फल इत्यादि का आयात किया जाता था। केवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न पर विचार कीजिए। पहला है गुप्त काल में कन्नौज सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा है गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा जारी की। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्यों गलत है। तो गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था, जो कि यहाँ पे कन्नौज दिया हुआ है, तो गलत हो जाएगा। और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए, गलत है, क्योंकि कुषाण राजाओं ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा कथन है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। कोई भी केंद्रीय विधि जो किसी मौलिक अधिकार का हनन करता हो या संविधान के अनुकूल नहीं हो, तो उच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसी तरह संविधान के किसी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है। संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के प्रावधान करने से संबंधित कानून एवं 99वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ऑप्शन देखते हैं, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, बैंक नेशनलाइजेशन केस या फिर टीएम पाई फाउंडेशन केस में। किस में बनी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गोलकनाथ केस में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले, जो कि 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीशों का गठन किया गया था। दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीशों का गठन उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद, जो कि 1967 में हुआ था, इस मामले में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है, या सही नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा कथन है, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा ही किया जाना भी आवश्यक है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान में संशोधन एक बिल के रूप में संसद में लाया जाता है। इसके बाद दोनों सभाओं में इस बिल को अनुसमर्थन प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त कम से कम 50% राज्यों की पुष्टि इस संशोधन को मिलनी चाहिए। इन सभी स्तरों को पार करने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करना भी जरूरी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। पहला है, इस परियोजना के तहत ऐसी प्राकृतिक कृषि पद्धति का विकास करना है जिससे फसल उत्पादन की लागत शून्य हो। दूसरा है कि यह जैविक खेती से संबंधित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। जनवरी 2018 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत ऐसी कृषि पद्धतियों का विकास करना है जिससे फसल उत्पादन की लागत शून्य होती है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना जैविक खेती से भिन्न है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है यह है कि इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ कृतकारी है, दूसरी तरफ इनका शपथ और प्रतिज्ञा है। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा का जो है
ये शपथ लेता है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा तीसरा। सर्वोच्च न्यायालय के जज, तो सर्वोच्च न्यायालय के जज जो हैं संविधान व विधि की मर्यादा बनाए रखने के लिए ये शपथ लेते हैं। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा चौथा। और संसद सदस्य जो होते हैं यह कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा दूसरा। और संघ के मंत्री जो हैं यह सूचना की गोपनीयता बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। दूसरा है ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। चौथा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो यहाँ पे कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? विधि के समस्त समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दूसरा, तीसरा एवं चौथा जो है यह अधिकार भारत में सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। दूसरा, तीसरा एवं चौथा ये भारत में सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समता का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। दूसरा है यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। तीसरा है इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा दोनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके वाद में स्पष्ट किया गया था? तो इसे स्पष्ट किया गया है I.C. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि? तो यह उपयोगी है क्योंकि यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ स्रोत दिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो आपका मौलिक अधिकार जो है यह लिया गया है अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है यह ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध जो आपका हो जाएगा कनाडा संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4-3-1-2 4-3-1-2 हो जाएगा इसका सही कूट 4-3-1-2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिक शाखा के रूप में हुई थी। इसका मुख्य जो है हेग यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है जिसका निर्वाचन 9 सालों के लिए होता है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के दलवीर भंडारी न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगी 15, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो साबुन के घोल के बुलबुले बड़े होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दबाव सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
कथन कारण है, कथन है कि लोहे का गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण क्या है कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। अब यहाँ पे कौन सा कथन इसका सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है, क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, इसलिए लोहे का गोला जो है जल में डूब जाता है। तो यहाँ पे कारण जो है गलत हो जाएगा और कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुयान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है तो ईंट जो है या स्थिर त्वरण से गिरेगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो उनके पद से संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। यह भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है जो देश में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग से संबंधित है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का शब्द नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी रीति एवं आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति एवं आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि भारत में पंचायत व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, ना कि 15 अगस्त से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह सही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये आती है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है, तो संविधान सभा के विघटन के बाद गठित संविधान सभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा है, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इनमें से कौन से जो है वह सही हैं, तो इनमें से आपके सही हो जाएंगे दूसरा एवं चौथा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, पहला एवं तीसरा गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोधक जो उच्च होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज तार तुरंत गल जाए जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन जो है मायोग्लोबिन यहाँ पे हो जाएगा आपका पेशीय कोशिका। सर्पगंधा तो ये है प्रशांतक। कर्कट रोग जो है या विकिरण चिकित्सा। और रुधिर वर्णिका तो ऑक्सीजन परिवहन करेगा। तो इसका जो सही कोड होगा 4312 हो जाएगा। 4312 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला को दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, तो यह है इनसैट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन किस कारण होता है, तो किसी वायरस में म्यूटेशन जो होता है यह होता है इसके आनुवंशिक द्रव में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिटकॉइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह एक विकेंद्रीकृत परोक्ष मुद्रा है। दूसरा है, इसे जटिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणालियों द्वारा सृजित किया जाता है। और तीसरा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 2016 में इसे वैध टेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की है।
तो यहाँ पे कौन कौन सा कथन जो है या बिटकॉइन के संबंध में सही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। 2016 में इसे लीगल टेंडर नहीं माना गया है, तो ये यहाँ पे तीसरा कथन गलत है, पहला एवं दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जो है गाजियाबाद बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ये भी सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये गोरखपुर नहीं है, वाराणसी में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। लुईसाइड, मस्टर्ड गैस, मिथाइल साइनाइड या फिर फास्जीन। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय यहाँ पे मस्टर्ड गैस यूज हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। यहाँ है चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज व फ्रक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध जो है लैक्टोज। कौन सा यहाँ पे सही जो है हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो हैं या सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, और कारण क्या है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। अब यहाँ पे नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इस कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। कृत्रिम फलों से फलों को पकाया जाना एथिलीन के कारण, और बेकिंग सोडा जो है तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज जो है या सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 जो है यह है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 कथन कारण है। तो कथन है मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, कारण है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। जो इसकी जड़ें होती हैं पानी की खोज में लंबी हो जाती हैं, तापमान के कारण नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि। तो किस कारण दी जाती है। तो यह दी जाती है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इस कारण से इसको हाइड्रोजन के कारण हीलियम को वरीयता दी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो CFL लैंप जो है यह हो जाएगा पारा, इसमें पारा होता है। ऑटोमोबाइल बैटरी जो है इसमें शीशा होता है, और पॉलीमर जो होते हैं इसमें थैलेट, पॉलीमर में थैलेट, और डीजल इंजन जो होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड से चलते हैं। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो जाएगा, और 4 3 2 1 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जर्मन सिल्वर जो हो जाएगा यह हो जाएगा निकेल, और सोल्डर जो हो जाएगा ये होगा टिन, और ब्लीचिंग पाउडर तो क्लोरीन, और हाइपो हो जाएगा सोडियम। तो इसका जो सही कोड होगा 2 1 4 3 हो जाएगा, 2 1 4 3 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। कथन है फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है, कारण है कि फेनिल एक फिनाल व्युत्पन्न है और फिनाल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। अब कौन सा इसमें कौन सा कथन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ गुणधर्म दिया हुआ है, दूसरी तरफ तत्व दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा, इसको सुमेलित करना है। तो गहरा लाल तरल जो है यह हो जाएगा आपका ब्रोमीन। गहनों में प्रयुक्त धातु जो हो जाएगा यह हो जाएगा स्वर्ण। पूर्णतः अक्रिय गैस
यह हो जाएगा नियान। और एक प्रतिघाती धातु जो है यह क्या होगा, तो एक प्रतिघाती धातु जो आपका हो जाएगा यह हो जाएगा सोडियम। तो डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही कूट हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन, कूट जो होगा 2 4 1 3 होगा, ऑप्शन डी में है 2 4 1 3। तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आँख पीले रंग के प्रति अधिक संवेदी होती है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले रंग के प्रकाश से अधिक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। तो इसका जो कारण है यह है कि वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी कि हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया या गए हैं। ऑप्शन देखते हैं, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या, कौन कौन से इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा पहला एवं दूसरा यहाँ पे शामिल किए गए हैं, यानी कि वाराणसी और मथुरा शामिल किए गए हृदय योजना के तहत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संपदा स्कीम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो संपदा स्कीम जो है, संपदा योजना, यह जो है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कार्यक्रम है और दूसरी तरफ यहाँ पे प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है यह शुरू किया गया 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है यह शुरू किया गया 1999 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ योजना है और दूसरी तरफ प्रारंभ वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। हाँ, पीएम जन आरोग्य योजना, आरोग्य अभियान, ये कब शुरू हुआ, तो 2018 में। पीएम वय वंदन योजना, तो ये 2017 में। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो ये शुरू किया गया आपका 2015 में। और स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है सतत विकास लक्ष्य। तो यहाँ पे SDG 10 किससे संबंधित होगा, तो आपका SDG जो 10 हो जाएगा यह संबंधित है असमानताओं की कमी से। SDG यहाँ पे 30 नहीं होगा, क्योंकि 17 ही गोल हैं, 30 नहीं है। SDG 14 होगा यहाँ पे। तो SDG 14 जो है यह जल के नीचे जो है जीवन के बारे में है। और SDG 13 जो है यह जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। और SDG 15 जो है यह भूमि पर जीवन से संबंधित है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका हम फिर से ऑप्शन एक कूट क्रिएट कर लेते हैं। इसका जो सही कूट होगा 4 3 1 2 हो जाएगा। तो ये इसका कोड है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। यानी कि ये 30 नहीं है, ये 14 ही है। तो SDG जो 10 है यह असमानताओं से संबंधित है। SDG 14 जो है यह जल के नीचे जीवन से संबंधित है। SDG 13 जो है तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और SDG 15 जो है यह भूमि पर जीवन से संबंधित है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा आपका एक बार फिर से देखते हैं इसको सही से। तो SDG 10 असमानताओं की कमी से संबंधित है। SDG यहाँ पे 30 नहीं है, ये 14 हो जाएगा। तो SDG 14 जो है जल के नीचे जीवन, यानी कि 3 4। हाँ, और SDG 13 जो है यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो 1 हो जाएगा। और SDG 15 जो है यह भूमि पर जीवन से संबंधित है। तो यहाँ पे 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो 3 4 1 2 इसका सही कोड हो जाएगा। इसको आप लोग जानते रहिएगा, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही कोड बता दे रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, लेकिन इसका कोड जो हो जाएगा 3 4 1 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे संस्थाएं दी हुई हैं
और इनको सुमेलित करना है। WTO तो बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय है, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। IDA अल्पावधि भुगतान समस्याओं के लिए निदान के लिए ऋण देता है। IMF पुनर्निर्माण, तो IMF जो है यह सुलभ ऋण स्वीकृति, और IBRD पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देने और ऋण के लिए सुविधा करना। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा, नीचे है 2 1 3 4, ऑप्शन बी में होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। WTO बहुपक्षीय व्यापार वार्ता, IDA अल्पावधि भुगतान एलसीएस, IMF सुलभ ऋणों की स्वीकृति, और IBRD पुनः निर्माण और विकास के लिए उधार देने और ऋण लेने की सुविधा करना। तो यहाँ पे इसका सही जो कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 1 3 4, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का औद्योगिक वित्तीय निगम, भारत का औद्योगिक ऋणदान और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इनकी स्थापना वर्ष के अनुसार इनको कालक्रम से सही से रखना है। तो IFC यानी कि भारत का औद्योगिक वित्त निगम 1948 में स्थापित हुआ था। भारतीय औद्योगिक ऋणदान और निवेश निगम यानी कि ICICI 1955 में स्थापित हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है IDBI 1964 में, और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में ये भी बना हुआ था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। इसको सुमेलित करना है। भारतीय औद्योगिक एवं साख निगम यानी कि ICIC, वही ऊपर वाला प्रश्न फिर से दिया हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई है 1955 में हुई है, यानी कि ए का हो जाएगा चौथा। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 1964 में, बी का हो जाएगा पहला। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इसकी स्थापना हुई है 1948 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम इसकी स्थापना हुई है, SIDBI की स्थापना 1990 में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुपए की पूर्ण विनियमितता का अभिप्राय हो सकता है। पहला है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह। दूसरा है, देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा आदान प्रदान। और तीसरा कथन है, इसके द्वारा किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की ही भांति कार्य करना। निम्न में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। दूसरा है कि भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। तीसरा है कि पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल यहाँ पे तीसरा कथन सही है, बाकी सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी माप की निम्न में से कौन सी विधि SASSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? कौन सी नहीं प्रयोग में लाई जाती है? तो चालू मासिक स्तर यहाँ पे प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो यह उपयोग की जाती है आर्थिक विकास के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि? तो ये इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होती है? तो ये जो है यह निर्धन देशों को निकट लाने पर केंद्रित नहीं होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश तो आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू। तो उत्तर प्रदेश जो है आलू और गन्ना में प्रथम स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, आलू और गन्ना
आलू, गन्ना और गेहूँ तीनों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चावल में जो है आपका पश्चिम बंगाल फर्स्ट पोजीशन पर है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे यह थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो विंध्याचल मिर्जापुर बिल्कुल सही, देवा शरीफ बाराबंकी ये भी सही है, हस्तिनापुर मेरठ में है ये भी सही है, श्रृंगबेरपुर फैजाबाद में नहीं है, प्रयागराज में है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो है गाजियाबाद जिले की साक्षरता सर्वाधिक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ की साक्षरता 78.1 पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। टेराकोटा, तो आपका टेराकोटा हो जाएगा गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के खिलौने आपके हो जाएंगे वाराणसी। और चीनी मिट्टी के बर्तन, तो ये हो जाएगा आपका चिनाहट। और कांच का सामान तो फिरोजाबाद हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा यह होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारत का राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ यह 1970 में हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है, एंडबो की संधि असम से संबंधित ये भी सही है, बिलासपुर रियासत हिमाचल प्रदेश राज्य का बनना ये भी सही है, वर्ष 1966 गुजरात राज्य का बनना ये सही नहीं है, क्योंकि गुजरात राज्य जब बना था तो ये 1960 में बना था, 1966 में नहीं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो ये जो है 10 डिग्री नॉर्थ चैनल जो है या इसको 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? कौन सा कर्क रेखा से निकटतम है? तो आइजॉल जो है या कर्क रेखा से निकटतम है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्ययनों के अनुसार भूकंप के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारतीय प्लेट कम से कम 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रही है, दूसरा है यह उत्तर दिशा में खिसक रही है, तीसरा है प्लेट की यह गति उत्तर से यूरेशियन प्लेट के द्वारा लगातार अवरुद्ध हुई है और इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का संचय हुआ है। चौथा कथन है, इस प्रकार उत्पन्न दबाव के कारण बंधन टूटते हैं और अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आता है। अब यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पे आपका उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया था गलत, और यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, जो ये चारों कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या होता? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो दिया हुआ है कि सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा कथन है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो इसका सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है। यह द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मेलासिस बेसिन कहा जाता है? तो यहाँ पे मेलासिस बेसिन कहा जाता है मिजोरम को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है या महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। दूसरा है, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है।
और तीसरा है कि दक्कन का पठार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे इसका जो सही कथन हो जाएगा, पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता की सहायक नदी नहीं है। तीसरा कथन है कि तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे तीस्ता नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दूसरा कथन सिर्फ सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन जो है सही है, पहला एवं तीसरा सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तीस्ता नदी का उद्गम पाहु नरी हिमनद से हुआ है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील से हुआ है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है तथा संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो दिया हुआ है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति जो है सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक, यहाँ पे नहीं होगा, ये हो नदी, सहायक नदी है, तब ये कथन जो है सही हो जाएगा। अगर ये सहायक नहीं होगा तो ये कथन भी गलत होगा, लेकिन जो रंगीत नदी है ये तीस्ता की सहायक नदी है, कंफर्म है ये, तो दूसरा कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नदी लिखा हुआ है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, नदी है ये, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है? रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज, यमुना। तो यहाँ पे नीचे कोड का प्रयोग करके इनका आंसर देना है। तो इसमें से किनका जो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में अपवाह क्षेत्र है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा एवं पांचवा का ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना का जो है यह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के नदियों का अपवाह क्षेत्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। दूसरा है कि ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी मानस है। तीसरा कथन है ताप्ती नदी की सहायक नदियां हिरन, बरना, दूधी आदि हैं। चौथा है कि पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही नहीं है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है। दूसरा कथन है कि मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। तीसरा है कि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटने लगती है। चौथा है कि मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण एक समान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सत्य है, चौथा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा कथन है कि लाल मृदा जलयोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है कि शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है कि हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा है कि शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर तथा पर्णपाती प्रकार के होते हैं। और चौथा है कि शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहला, दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे सही है। तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्य के राजस्व विभाग के आंकड़ों पर आधारित होता है। दूसरा है, यह वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्र है। तीसरा है कि लक्षद्वीप का वन क्षेत्र 0% है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला एवं तीसरा सही है, दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल परियोजनाएं भारत व नेपाल से संबंधित है? टनकपुर, पंचेश्वर, शारदा, संकोश।
तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा एवं तीसरा यहाँ नेपाल और भारत से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टनकपुर, पंचेश्वर और शारदा ये तीनों भारत और नेपाल से जुड़ी नदी जल परियोजनाएं हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेरेस्केपिंग निम्नलिखित जेरेस्केपिंग किससे या फिर किनसे संबंधित संकल्पना है? तो ये संकल्पना जो है ये संबंधित है जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा निम्नलिखित में से प्रमुख फलों में से किसकी किस्में हैं? शरीफा, संतरा, अमरूद या फिर अंगूर की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अंगूर की। ये सारी किस्में जो दी गई हैं अंगूर की हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी शीत का मौसम की प्रमुख अनाज फसल है? धान, मक्का, मिलेट या फिर गेहूँ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूँ। गेहूँ जो है मुख्य रूप से रबी की फसल है, धान जो है या खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से किसमें लौह अयस्क उत्पादन की अच्छी क्षमता है? तो लौह अयस्क उत्पादन की अच्छी क्षमता जो है यह गोवा और कर्नाटक में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मकुम जो है यह कोयला क्षेत्र है, ए का हो जाएगा आपका। दूसरा, डली राजहरा जो है, डली राजहरा लौह अयस्क का है। और कोरापुट जो है या बॉक्साइट का हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम बॉक्साइट। चित्रदुर्ग जो होगा कर्नाटक का, ये मैग्नीज के लिए हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली, गुजरात, नागीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़, असम, मनाली, तमिलनाडु। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, नागीपट्टनम जो है, नागपट्टिनम यह आंध्र प्रदेश में नहीं है। नागपट्टनम जो है तमिलनाडु में स्थित है। मनाली जो है मनाली भी तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ असम में हो जाएगा। कोयली गुजरात में हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जाति जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन या फिर फसली भूमि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, फसली भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रामसर स्थल नहीं है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल, मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर चिल्का झील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है या रामसर स्थल नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 140 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।